Friends, today we are going to discuss a poem Dover Beach by Matthew Arnold and myself P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas. डॉवर बीच, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बीच का मतलब होता है समुद्र तट, और डॉवर उस समुद्र तट का नाम है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। डॉवर बीच बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो समुद्र तट है वो डॉवर बीच के नाम से जाना जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे खूब सैलानी घूमने आते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी बिलाउड के साथ वहाँ पे घूमने के लिए गया, हनीमून के लिए वहाँ पे गया था और वहाँ का दृश्य देख करके वो बहुत प्रभावित होता है। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। डॉवर बीच इज एन अर्ली लिरिक of Matthew Arnold, but it was published late as 1867 in New Poems। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो कविता है डॉवर बीच 1867 में पब्लिश हुई थी और ये एक लिरिक है। यद्यपि उसने ये लिरिक बहुत समय पहले लिख लिया था, लेकिन ये उसकी कविता संग्रह न्यू पोएम्स के साथ प्रकाशित हुआ। द टाइटल, लोकेल एंड सब्जेक्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द इंग्लिश चैनल विच इज 34 किलोमीटर। इस कविता का जो टाइटल है डॉवर बीच, लोकेल इसकी जो स्थिति है, इसका जो बैकग्राउंड है, एंड सब्जेक्ट ऑफ द पोएम और इस कविता का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश चैनल के बारे में बताता है। इंग्लिश चैनल जो कि 34 किलोमीटर का है और जिसको राजस्थान की ही भक्ति शर्मा ने तैर करके भी पार कर लिया, उस इंग्लिश चैनल के बारे में ये बताता है। वेयर आर्नोल्ड हनीमून विद फ्रांसिस लूसी विटमैन immediately after his marriage in 1851। इंग्लिश चैनल पर मैथ्यू आर्नोल्ड उसकी पत्नी या बिलाउड कहें, जिसका नाम फ्रांसिस लूसी विटमैन था, उसके साथ 1851 में घूमने गया था, उनकी शादी के तुरंत बाद। आर्नोल्ड visited Dover Beach with her, yet he does not feel happy, nor does he romanticize the situation। यद्यपि आर्नोल्ड ने लूसी विटमैन के साथ डॉवर बीच को देखा, वहाँ पे घूमने गया, लेकिन उसे वहाँ पे न तो कोई खुशी हुई न उनकी सिचुएशन रोमांटिक रही। The reason is that Arnold is critical of the life of his age। और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अर्नोल्ड को वो जिंदगी पसंद नहीं थी जिस काल में वो रह रहा था। वो उस युग का आलोचक था जिस युग में वो रह रहा था। क्यों? बिकॉज इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी, साइंस एंड इंडस्ट्रियलिज्म। आर्नोल्ड को ये चीजें क्यों पसंद नहीं थी, वो समय क्यों पसंद नहीं था जिसमें वो रह रहा था? क्योंकि ये प्रजातंत्र का युग था, डेमोक्रेसी का युग था, साइंस का युग था एंड इंडस्ट्रियलिज्म का युग था, औद्योगिकरण का युग था। विद नन ऑफ विच आर्नोल्ड हैड एनी सिंपैथी। और इन तीन चीजों में से, प्रजातंत्र, विज्ञान और औद्योगिकरण में से किसी के प्रति भी आर्नोल्ड की सिंपैथी नहीं थी। आर्नोल्ड इन चीजों को नहीं मानता था, इसीलिए वो अपने युग का कटु आलोचक था।
इंडस्ट्रियलिज्म इंस्टीड ऑफ मेकिंग मैन हैप्पी मेड देम मिजरेबल। औद्योगिकरण से मनुष्य खुश होने के बजाय मनुष्य की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी, मिजरेबल हो गई थी। द पोएम कंसंट्रेट्स अपॉन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। कविता का जो थीम है वो है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वास की अवनति या पतन। धार्मिक विश्वास जो है उसके पतन पे कविता कंसंट्रेट करती है। कंसंट्रेट मतलब चिंतन करती है। द पोएम बिगिंस विद ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड द स्पीकर कॉलिंग हिज beloved to see the beautiful sea and to hear the sound of the waves. The poem begins, कविता की शुरुआत होती है with a straightforward descriptions of nature, प्रकृति के सीधे वर्णन से, and the speaker calling his beloved, और स्पीकर उसकी beloved को कॉल करता है, बुलाता है। यहाँ पर उसकी बिलाउड जो है साइलेंट रहती है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है, और एक तरह से ये कविता ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है, क्योंकि इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड अपने विचारों को प्रकट करता है अपनी बिलाउड के सामने, जो कि साइलेंट लिसनर है। वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ हमें ये पता चलता है कि उसकी बिलाउड वहाँ पर है, उसकी उपस्थिति का हमें आभास होता है। इसलिए ये ड्रामेटिक मोनोलॉग डिवाइस भी कवि ने इसमें काम में ली है। कवि अपने बिलाउड को कहता है टू सी द ब्यूटीफुल सी, की इस खूबसूरत समुद्र को देखो, टू हियर द साउंड ऑफ द वेव्स, और लहरों की आवाजों को सुनो। इन मैनी ऑफ द बीचेस in this part of England are made up of small stones or pebbles rather than sand, and Arnold describes the sea ebbing over the stones as grating roar. Many of the beaches in the part of England are made up of small stones or pebbles rather than sand. इंग्लैंड के बहुत सारे जो तट हैं वहाँ पे रेत के बजाय वहाँ पे पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स गोल चिकने पत्थर, जिनको मैं अभी दिखाऊंगा आपको कविता में, और आर्नोल्ड ने उनका वर्णन किया है। आर्नोल्ड डिस्क्राइब द सी एबिंग ओवर द स्टोन साइज ग्रेटिंग रॉर। आर्नोल्ड ने वर्णन किया है समुद्र उन पत्थरों को उछाल रहा है और उनकी आवाज आ रही है, ग्रेटिंग रोर। द सेटिंग इज इनसाइड अ रूम। कविता की जो सेटिंग है, कविता जहाँ पे सेट की है वो एक रूम है, डोर बीच में ही। मे बी अ होटल, हो सकता है वो एक होटल हो, और द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड चैनल, या इंग्लिश चैनल का तट भी हो सकता है। नियर द इंग्लिश टाउन डोवर, इंग्लिश टाउन जो डोवर है वहाँ पर, और वहाँ से ही समुद्र की एक्टिविटीज को, क्रियाकलापों को बताया है। द स्पीकर एंड हिज बिलोव्ड आर लुकिंग आउटसाइड देयर विंडो एट द फ्रेंच कोस्ट अक्रॉस द सी। जो स्पीकर है और जो उसकी बिलोव्ड है वो फ्रेंच कोस्ट देख रहे हैं। आर लुकिंग आउटसाइड, वे बाहर की तरफ देख रहे हैं। देयर विंडोज, उनकी जो कमरे की खिड़की है वहां से। एट द फ्रेंच कोस्ट, फ्रेंच कोस्ट पे। अक्रॉस द सी, समुद्र के उस पार। चूंकि मैंने आपको अब बताया कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक 34 किलोमीटर का समुद्र तट है, जहां से फ्रांस और इंग्लैंड की मीनारें दिख जाती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। डोवर बीच, डोवर एक शहर का नाम है और बीच समुद्र का किनारा। डोवर के समुद्र के किनारे का वर्णन यहाँ पे है बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की ये कविता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम।
The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the streets on the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stands glimmering and vast. Out in the tranquil bay, come to the window, sweet is the night air. Come to the window, खिड़की के पास आ जाओ. ड्रामेटिक मोनोलॉग में ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है नाटकीय अंदाज में, वो डिवाइस यहाँ पे कवि ने काम में ली है. कम टू द विंडो, खिड़की के पास आ जाओ. स्वीट इज द नाइट एयर, रात्रि की हवा बड़ी मधुर है. रात्रि की हवा जो है बड़ी शांत है, इसीलिए तुम खिड़की के पास आ जाओ. द सी इज काम टू नाइट, समुद्र आज बिल्कुल शांत है. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके मीनिंग आपके लिए समझना बहुत जरूरी है. द सी इज काम टू नाइट, सी समुद्र, इज काम शांत है, टू नाइट आज की रात, आज की रात समुद्र बिल्कुल शांत है. द टाइड इज फुल, यद्यपि टाइड ज्वार फुल आया हुआ है. द मून लाइज फेयर, चंद्रमा जो है सुंदर दिखाई दे रहा है. द मून, चंद्रमा, लाइज फेयर, सुंदर दिखाई दे रहा है. कहाँ पर? अपॉन द स्ट्रेट्स, सीधा. स्ट्रेट्स का मतलब होता है सीधा. ऑन द फ्रेंच कोस्ट, चंद्रमा सीधा जो है चमक रहा है और सुंदर दिखाई दे रहा है. ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रांस के तट पे. कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का तट. द लाइट, जो लाइट है, ग्लिम्स चमकती है, एंड इज गॉन और चली जाती है. फ्रांस के तट पे लाइट जो है चमकती है और चली जाती है. द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, इंग्लैंड की क्लिप्स जो है दिखाई दे रही है. क्लिप्स का मतलब चट्टाने. यहां पर फ्रेंच तट जो है वो डोवर बीच है और इंग्लैंड की मीनारें वहां से दिख रही है. द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड्स, इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं वो दिखाई दे रही है. इंग्लैंड की जो मीनारें हैं वो दिखाई दे रही है. ग्लिमरिंग एंड वॉस्ट, क्योंकि वो दूरी पे स्थित है और समुद्र का पानी हिल रहा है, इसीलिए ग्लिमरिंग एंड वॉस्ट, झिलमिला रही है, हिलती हुई नजर आ रही है. वॉस्ट दूर दूर तक नजर आ रही है. आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और बे का मतलब होता है खाड़ी. इस शांत खाड़ी में, इस शांत समुद्र में देखो कवि ने क्या कहा है. ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फ्रांस के तट पे. द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन, लाइट चमकती है चली जाती है. अर्थात तो क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लाइट चमकती है चली जाती है. लेकिन द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं, स्टैंड्स ग्लिमरिंग, वो झिलमिलाती नजर आ रही है, एंड वॉस्ट दूर तक नजर आ रही है. यहाँ पे चट्टानों से मतलब है मीनारें, मंजिलें. आउट इन द ट्रैंक्विल बे, उस शांत खाड़ी में. आप इसको ऐसे समझिए, ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है. कभी यहाँ पे ये बीच में 34 किलोमीटर का समुद्र है. कभी यहाँ पर खड़ा है डोवर बीच में और यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे पानी जो है झिलमिला रहा है और रोशनी आती है जाती है, इसलिए फ्रांस का तट जो है, यहाँ की मीनारें हल्की दिख रही है. लेकिन जो इंग्लैंड की जो मीनारें हैं, ये जो टावर्स है, ये दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं और चमकीले नज़र आ रहे हैं उस शांत खाड़ी में. कम टू द विंडो, खिड़की के पास आ जाओ. स्वीट इज द नाइट एयर, आज की रात बड़ी सुहावनी है. कवि यहाँ पर 6 पंक्तियों के स्टेंजा काम में लेता है और अंत में 9 पंक्तियों का स्टेंजा कवि ने काम में लिया है. कविता में, पूरी कविता में 37 लाइन्स
और कितनी सुसज्जित तरीके से कवि ने सेट किया। ओनली, कवि देखो क्या कर रहा है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है बौछार, एक लंबी बौछार, एक लाइन लंबी बौछार की। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंच लेन, ब्लेंच का मतलब होता है नम, उस जगह पे एक लंबी बौछार गिर रही है। कहां पे, ओनली फ्रॉम द लोन लाइन ऑफ स्प्रे, एक लंबी बौछार गिर रही है। वेयर द सी मीट्स द मून, जहां पे समुद्र और चंद्रमा मिलते हुए नजर आते हैं, उस ब्लेंच लेन, उस नम भूमि पे एक लंबी बौछार गिर रही है। लिसन, फिर यहां पे ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग किया है। सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तुमने ये ग्रेटिंग रोर सुना, ग्रेटिंग कर्कश, रोर ध्वनि, गर्जन की ध्वनि। सुनो, क्या तुमने ये कर्कश ध्वनि सुनी है। ऑफ पेबल्स, गोल चिकने पत्थरों की, विच द वेव्स ड्रो बैक, जिनको लहरें ड्रो बैक वापस फेंक रही है, एंड फ्लिंज और उछाल रही है। सुनो, क्या तुमने इन गोल चिकने पत्थरों की कर्कश ध्वनि को सुना है, पेबल्स की ध्वनि को सुना है। कभी अपनी बिलव्ड से कह रहा है कि क्या तुम्हें पेबल्स की ग्रेटिंग रोर सुनाई दे रही है, जिनको कि ये वेव्स जो है ड्रॉ बैक वापस खींच रही है, ड्रॉ मतलब खींच रही है, एंड फ्लिंज उछाल रही है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं पेबल्स। ये जो पत्थर है इनको पेबल्स कहा जाता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो ये पत्थर किनारे की ओर आ जाते हैं, इनको समुद्र उछालता हुआ लाता है। जब समुद्र में भाटा आता है अर्थात उतार आता है तो लहरें इनको वापस खींचती हुई समुद्र में ले जाती है। एट देयर रिटर्न, जब वे लौटती है, जब लहरें लौटती है तो इनको वापस ले जाती है। अप द हाई स्ट्रेन, हाई यानी बहुत ऊंचाई तक, एट द रिटर्न, जब लहरें लौटती है। अप द हाई स्ट्रेन, इनको ऊंचाई तक, स्ट्रेन का मतलब होता है तट, ऊंचे तट तक फेंकती है। बिगिन, ये कार्य शुरू होता है। सीज, बंद होता है। एंड देन अगेन बिगिन, और ये फिर से शुरू हो जाता है। विथ ट्रेमुलस केडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटरनल नोट ऑफ सैडनेस। ट्रेमुलस का मतलब शोर शराबा, केडेंस का मतलब रिदम। ये जो रिदम है, इन पत्थरों को उछालने की जो रिदम है समुद्र की, विद ट्रेमुलस केडेंस, ये लय शोर शराबा करती है, स्लो धीरे धीरे चलती है, एंड ब्रिंग, और उस धीरे धीरे शोर शराबे में क्या होता है, द इटरनल नोट ऑफ सैडनेस। इटरनल मतलब अनंत, नोट का मतलब स्वर, सैडनेस मतलब दुख का, और ब्रिंग का मतलब लेके आती है। जब ये शोरयुक्त ध्वनि लय समुद्र में से निकलती है तो उसमें इटरनल नोट ऑफ सैडनेस ब्रिंग लेकर के आती है। ये अपने अंदर दुख का एक अनंत स्वर लेकर के आती है। थर्ड स्टेंजा में हम देखेंगे, सोफोक्लीज लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन एजियन। सोफोक्लीज नामक दार्शनिक ने, सोफोक्लीज नामक फिलोसफर ने लॉन्ग अगो लंबे समय पहले हर्ड इट इसको सुना था ऑन द एजियन, एजियन सागर पे। सोफोक्लीज नामक दार्शनिक ने इसको एजियन नामक समुद्र पे सुना था। सोफोक्लीज कौन है? सोफोक्लीज एक ग्रीक ड्रामाटिस्ट और फिलोसफर है जो 496 से 406 बीसी के बीच में हुआ है, और एजियन का मतलब है यूनानी सागर। सोफोक्लीज
ग्रीक नाटककार जो 496 से 406 के बीच में रहा, और एजियन सी मतलब यूनानी सागर। सोफोक्लीज लॉन्ग अगो, सोफोक्लीज ने लंबे समय पूर्व हर्ड इट, इसको सुना था। किसको सुना था? इट यहां पे है उसी स्वर को जो समुद्र अपने साथ लेकर के आता है, ऑन द एजियन यूनानी सागर पे। एंड इट ब्रॉट, और इसकी वजह से इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में, द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, ह्यूमन मिजरी का टर्बिड मतलब गंधा, एब एंड फ्लो उसके दिमाग में आया। जब सोफोक्लिस नामक दार्शनिक ने यूनानी सागर पे इस तरह की आवाज को सुना तो उसके मन में, सोफोक्लिस के मन में क्या आया? ह्यूमन मिजरी, मनुष्य के संकटों का टर्बिड गंदा, एब एंड फ्लो ज्वार भाटा उतार चढ़ाव उसके दिमाग में आया। अब कवि देखो क्या कह रहा है। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट, हम भी पाते हैं। वी फाइंड हम पाते हैं, ऑल्सो इन द साउंड इस साउंड में, ए थॉट एक विचार। जैसे सोफोक्लिस ने इस इटरनल नोट ऑफ सैडनेस को सुना और उसके मन में मनुष्य के दुखों का उतार चढ़ाव आया, ठीक उसी तरह से आर्नोल्ड कह रहा है वी ऑल्सो फाइंड, हम भी पाते हैं, इन द साउंड इस साउंड में, इस ध्वनि में, ए थॉट एक विचार, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, जब हम इसको सुन रहे हैं इस नॉर्दर्न सी समुद्र में, जब हम इस नॉर्दर्न समुद्र में इस आवाज को सुन रहे हैं तो हमारे मन में भी एक विचार आ रहा है। विचार आर्नोल्ड के मन में आ रहा है, ये इस नीचे वाले स्टेंजा में दिया गया है। द सी ऑफ फेथ, समुद्र, फेथ मतलब विश्वास का, सी ऑफ फेथ, यहां पे मेटाफर कवि ने काम में लिया है। विश्वास रूपी सागर, वाज वंस एक समय, टू फुल भरा हुआ था, एट द फुल, विश्वास रूपी सागर एक समय फुल भरा हुआ था, लोग एक दूसरे का जम करके विश्वास करते थे। एंड राउंड अर्थ शोर, पृथ्वी के तट तक भरा हुआ था। यहां पे चूंकि विश्वास को सागर से उसने कंपेयर किया है, तो जैसे सागर या नदी फुल भरी हुई रहती है, किनारे तक भरी हुई रहती है, इसी तरह से कवि ने यहां कहा है द सी ऑफ फेथ, विश्वास रूपी सागर, वाज वंस एक समय, टू फुल था, एट द फुल, एंड राउंड अर्थ शोर, पृथ्वी के गोल तट तक भरा हुआ था। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल फ्रल्ड, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल, गर्डल का मतलब होता है बेल्ट, सिंकचर, और फ्रल्ड मतलब लिपटा हुआ, ब्राइट मतलब चमकीली। और उसको बहुत मजबूती प्रदान करने के लिए, जैसे सागर या नहर के किनारे को मजबूती प्रदान करने के लिए उसके चारों तरफ एक पक्की दीवार बना दी जाती है, इसी तरह से कवि कह रहा है कि ब्राइट गर्डल, चमकीली बेल्ट लिपटी हुई थी, विश्वास रूपी सागर जो पूरा किनारे तक भरा हुआ था, उसके चारों ओर फोल्ड होकर के एक चमकीली बेल्ट लिपटी हुई थी। ले लाइक द, ले मतलब लेटी हुई थी, बिछाई हुई थी, लाइक द फोल्ड्स, फोल्ड करके, ऑफ ए ब्राइट गर्डल, एक चमकीली बेल्ट, फ्रल्ड लिपटी हुई थी, ताकि वो विश्वास रूपी सागर जो है टूट न जाए। बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन कवि को दुख इस बात का है, नाउ आई ओनली हियर, अब मैं सुन रहा हूं सिर्फ इट्स मेलेंकली, इसका दुख का स्वर, अब मुझे सिर्फ इसके दुख का स्वर सुनाई दे रहा है। लॉन्ग विड्रोविंग रोर, पीछे हटती हुई गर्जन की आवाज। कवि ने हमें पहले ही बता दिया था कि जब समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र में जब भाटा आता है, उतार चढ़ाव आता है, तो वह गर्जन करता है। यहां विश्वास रूपी सागर की तुलना की गई है, विश्वास की तुलना सागर से की है। अब वो सागर जो है पीछे हट रहा है, तो लोग जो है अपना विश्वास तोड़ रहे हैं, तो क्या सुनाई दे रहा है? इट्स मेलेंकली, इसका दुख का स्वर सुनाई दे रहा है। लॉन्ग विड्रोविंग रोर,
पीछे लौटती हुई गर्जन की आवाज सुनाई दे रही है। रिट्रीटिंग, जो पीछे लौट रहा है। टू ब्रेथ ऑफ वाइंड, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट वाइंड, रात्रि रूपी हवाओं की सांसों द्वारा। टू द ब्रेथ, सांसों द्वारा, ऑफ द नाइट वाइंड, रात्रि रूपी हवाओं की, रात्रि रूपी हवाओं की सांसों द्वारा ये जो है विश्वास रूपी सागर वापस लौट रहा है। डाउन द वास्ट एजेज ड्रियर, और इसके जो किनारे हैं, डाउन नीचे की ओर, जो वास्ट दूर दूर तक एजेज किनारे हैं, ड्रियर वो डरावने हो गए। जब नहर में से पानी खाली हो जाता है तो उसके किनारे जो है बड़े डरावने हो जाते हैं, वहां पे हम आसानी से नहीं उतर सकते। तो विश्वास रूपी सागर जब पीछे लौट रहा है तो उसके जो किनारे हैं वो बहुत डरावने हो गए हैं। लोग एक दूसरे का विश्वास नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और नेक्ड सिंगल्स दिखाई दे रहे हैं दुनिया के। नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नेक्ड सिंगल्स नजर आ रहे हैं। सिंगल्स गोल चिकने पत्थर, अर्थात यहाँ पे गोल चिकने पत्थर से मतलब है चालाकियां, लोगों की चालाकियां नजर आ रही है। लोग कितने चालाक हो गए हैं ये चीजें नजर आ रही है। आह लव लेट अस बी ट्रू, आह द पोइट एड्रेसेस टू हिज बिलव्ड लूसी, लूसी लेट अस बी ट्रू, आओ हम एक दूसरे के प्रति, टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति ट्रू हों। लूसी अपनी जो बिलव्ड है, जिसके साथ वो हनीमून पे गया था, उससे कह रहा है आओ हम एक दूसरे के प्रति वफादार हों। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया विच सिम्स, जो हमें प्रतीत होती है, ये दुनिया जो हमें बड़ी खूबसूरत प्रतीत होती है, वास्तव में खूबसूरत नहीं है। कैसी है? टू लाई बिफोर अस लाइक ए ड्रीम, लैंड ऑफ ड्रीम्स। टू लाई, जो हमें दिखती है, जो हमारे सामने लेटी रहती है, पड़ी रहती है, बिफोर अस, हमारे सामने, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया की तरह। ये दुनिया जो हमें सपनों की दुनिया नजर आती है, ये दुनिया सपनों की दुनिया नहीं है। सो वेरियस, जो तरह तरह की नजर आती है, सो ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत नजर आती है, सो न्यू, जो बहुत ही नई नई लगती है। हैथ रियली नाइदर जॉय, जिसमें न तो वास्तव में खुशी है, नॉर लव, न प्रेम है, न लाइट, न रोशनी है। जो दुनिया हमें सपनों की दुनिया नजर आती है, जो तरह तरह से नजर आती है, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, उस दुनिया की कवि ने क्या कहा है? हैथ रियली नाइदर जॉय, न तो उसमें खुशी है, नॉर लव, न प्रेम है, नॉर लाइट, न रोशनी है। नो सर्टिट्यूड, न कोई इसमें निश्चितता है, पक्का। सर्टिट्यूड मतलब सर्टेनिटी। नो पीस, कोई शांति नहीं है। नो हेल्प और पेन, अगर कोई दर्द से तड़पता है तो उसके लिए कोई हेल्प नहीं है। नो हेल्प और पेन। एंड वी आर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, और हमारी स्थिति कैसी है इस दुनिया में? एंड वी आर हियर, हमारी स्थिति ऑन द डार्कलिंग प्लेन, जैसे अंधेरे मैदान में। हमारी स्थिति कैसी है? जैसे अंधेरे मैदान में, स्वेप्ट, तेज गति से, विद कंफ्यूज अलार्म, भ्रमित, कंफ्यूज मतलब भ्रमित, अलार्म चेतावनियों से, स्ट्रगल, संघर्ष करती हुई, एंड फ्लाइट, भागती हुई, इग्नोरेंट आर्मीज, अज्ञानी सेना, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, आर्मीज सेना, क्लेश, टकराती है, बाय नाइट, रात्रि में। वैसी हमारी स्थिति हो रही है। हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति वैसी हो रही है जैसे अंधेरे मैदान में, डार्कलिंग प्लेन, अंधेरे मैदान में। इग्नोरेंट आर्मीज, अज्ञानी सेना, क्लेश, टकराती है, बाय नाइट, रात्रि के द्वारा। हमारी स्थिति कैसी हो रही है? जैसे डार्कलिंग प्लेन में अज्ञानी सेना, इग्नोरेंट आर्मीज, अज्ञानी सेना, क्लेश, टकराती है, बाय नाइट, रात्रि के अंधेरे में, स्वेप्ट, तेज गति से, कंफ्यूज, भ्रमित, अलार्म चेतावनियों से आगे बढ़ती है, स्ट्रगल, संघर्ष करती है, एंड फ्लाइट, और भागती है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे अंधेरे मैदान में दो सेनाएं खड़ी है आमने सामने, उनको भ्रमित चेतावनियां दी जा रही है कि लड़ो या नहीं लड़ो,
कंफ्यूजन में रखा जा रहा है। जब वो लड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उनको पता नहीं कि वो अपने साथियों से लड़ रहे हैं या दुश्मनों से लड़ रहे हैं। तो जैसी सेना की स्थिति है, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा कि उसके साथ जिसकी लड़ाई हो रही है वो उसका साथी है या दुश्मन है। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। कवि जो है बहुत दुखी हो जाता है। इज स्प्लिट इंटू 4 स्टेंजा ऑफ वेरिंग लेंथ। इसमें 4 स्टेंजा है अलग अलग लेंथ के, मेकिंग ए टोटल ऑफ 37 लाइन्स। इसमें 37 लाइन्स है। द फर्स्ट स्टेंजा इज मिक्स अप सोनेट विद ए राइम स्कीम। फर्स्ट स्टेंजा जो है एक सोनेट की तरह मिक्स है और जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए सी ई बी ई सी डी एफ सी जी एफ जी, इस तरह की इसकी राइम स्कीम बनाई है। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स आल्सो हैज एंड राइम्स। दूसरा जो स्टेंजा है उसमें 6 लाइन्स है और उनकी राइम एंड में होती है, एंड राइम्स है। एज डज द थर्ड स्टेंजा, ऐसा का ऐसा ही थर्ड स्टेंजा है। एंड द फोर्थ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, और चौथा जो स्टेंजा है वो उसमें 9 लाइन्स है। कंक्लूड विद रिपीट ऑफ इनिशियल एंड राइम्स, उसमें भी एंड राइम्स है और वो भी बड़ी आंशिक है। द थर्ड स्टेंजा विद फिगरेटिव लैंग्वेज, तीसरा जो स्टेंजा है उसमें लैंग्वेज बड़ी फिगरेटिव है। कंटेन्स ए फैसिनेटिंग वर्ड मिक्स द कंसोनेंट एफ डी एंड एल बीइंग प्रोमिनेंट वाइलिस्ट असोनेंस प्लेड इट्स रोल। तीसरे स्टेंजा में कवि ने एजोनेंस नामक अलंकार का प्रयोग किया है। जब किसी वोवल साउंड की ध्वनि आती है तो वो अजोनेंस कहलाता है। वंस टू, जैसे यहां पे देखिए वंस टू राउंड सार, ओ की ध्वनि जो है इस तरह से हो रही है। लाइक ब्राइट गर्डल, लाइक ब्राइट गर्डल, मिलिंगली लॉन्ग रोर, यहां पे ओ की ध्वनि आ रही है। इस तरह से कवि ने यहां पे एजोनेंस नामक अलंकार का प्रयोग किया है। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली, कवि ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं सिमिली की, लाइन नंबर 23 और लाइन नंबर 31 में। और कवि ने देखो एनाफोरा नामक अलंकार रिपीट किया है। एनाफोरा अलंकार क्या होता है? जिसमें एक जैसे शब्दों को रिपीट किया जाता है। एनाफोरा रिपीटेड वर्ड्स आर यूज्ड इन लाइन नंबर 32 एंड 34। So various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light। ये जो वर्ड्स है इनको कवि ने रिपीट किया है और इसीलिए ये एनाफोरा अलंकार बनाता है। हियर एज अलिटरेशन इन द लास्ट स्टेंजा, अंतिम जो स्टेंजा है उसमें अनुप्रास अलंकार कवि ने प्रयोग में किया है। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, टू लाई लाइक लेन, यहाँ पे एल साउंड जो है उसको बार बार रिपीट किया है। एंड द फाइनल 2 लाइन्स आर पैक्ड विद इररेजिस्टेबल स्प्रेड वोवल्स, अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं वो वोवल्स से भरी हुई है। स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्राइट वेर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, इसमें कवि ने वोवल्स का प्रयोग जम के किया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की और वीडियो अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक्स।